तो आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 11th का एक नया चैप्टर, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये किस यूनिट में आता है, किस ब्रांच में पढ़ते हैं इसको, मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। पहले हम लोग एकदम बेसिक पार्ट से स्टार्ट करके इसको स्टार्ट करेंगे और फिर अपने सिलेबस का जो होगा उसे अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो पहले इसके इंट्रोडक्शन में आप जान लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, छोटे छोटे डेफिनेशन में जो बोलूंगा उसको नोट भी करते चलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है ये बताओ, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? ज्योमेट्री जनरली सभी स्टूडेंट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था। आज भी ज्योमेट्री का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स थोड़े से डर से जाते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट एक आ गया हमारे सामने जिसमें ज्योमेट्री पढ़ना है। तो इसको इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए एलजेब्रा का हेल्प लिया गया, यानी मीन्स ऑफ एलजेब्रा से हम ज्योमेट्री को सॉल्व कर लें। ऐसी टेक्निक अगर कोई आ गई तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसी ब्रांच को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम ज्योमेट्री को एलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करते हैं। जनरली ज्योमेट्री में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह करने पड़ते हैं, थ्योरम होते हैं, लंबे लंबे प्रूव करने पड़ते हैं। यहाँ पे हम उसको फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को फार्मूला के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गया। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज that branch of mathematics, coordinate geometry is that branch of mathematics which deals with the study of geometry, by means of algebra. Coordinate geometry is that branch of mathematics which deals with study of geometry by means of algebra. उसके बाद जो सेकंड टॉपिक हमें पढ़ना है, इंट्रोडक्शन हमने ये देख लिया कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। देखो, हमें स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही स्टडी करना है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जान लें, फिर उसके बेसिक पार्ट स्ट्रेट लाइन को स्टडी करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, तो पहले इसको जान लें। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट अभी पॉइंट को निकालना जान लें कि क्या होता है, ये कैसे निकलता है। डिस्टेंस फार्मूला को भी जान लें हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो हम लोगों ने क्लास 10th में भी स्टडी किया हुआ है। सेक्शन फार्मूला को भी रिवाइज कर लेते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कुछ लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, कुछ नहीं पढ़े होंगे। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो अब हमें क्या जानना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? व्हेन टू नंबर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विथ कॉमन ओरिजिन पॉइंट। अगर दो नंबर्ड लाइन, ऐसे लाइन, रियल लाइन जानते हो जिसपे नंबरिंग की गई हो, तो उनको नंबर्ड लाइन बोलेंगे। कोई भी लाइनिंग या कोई भी नंबरिंग की जाती है तो उसमें कोई एक ओरिजिन होता है जहां से हम नंबर स्टार्ट करते हैं। जनरली हमारे रियल लाइन सिस्टम में ओरिजिन क्या होता है, जीरो, जिसके एक साइड राइट साइड में सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जिसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ऐसी ही दो नंबर लाइन की बात की जा रही है। इफ टू नंबर्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो दैट देयर ओरिजिन पॉइंट्स आर कॉन्साइड, उनके दोनों के ओरिजिन पॉइंट कॉन्साइड कर रहे हों, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उन नंबर्ड लाइन का अगर नेमिंग हम कर दें x को x डैश एंड y को y डैश, देन x o x डैश इज कॉल्ड x एक्सिस एंड y o y डैश इज कॉल्ड y एक्सिस, एंड x o x y o y डैश, x o x डैश y o y डैश टुगेदर कॉल्ड एक्सिसेस, कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखिए। व्हेन टू नंबर्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर प्लेस्ड टुगेदर सो दैट देयर ओरिजिन्स coincide
then the resulting configuration is called a Cartesian coordinate system. Then this configuration is called Cartesian coordinate system. Let x o x dash and y o y dash be two numbered lines perpendicular to each other meeting at O. Then x o x dash is called x axis, y o y dash is called y axis, and x o x dash y o y dash together called coordinate axes. अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या जानना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है और उसको कैसे लिखते हैं। फॉर दिस वी सेलेक्ट अ पॉइंट P इन द प्लेन and draw perpendicular to x o x dash from P and perpendicular to y o y dash from P. P जो पॉइंट है कोई किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उस पॉइंट से x o x डैश और y o y डैश दोनों पे एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज करते हैं कि ये पॉइंट M है, ठीक है, और ये N है। Then distance OM is called x coordinate. Distance OM is called x coordinate. OM distance को क्या कहेंगे, x coordinate. And MP or ON is called y coordinate. MP डिस्टेंस या ON डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो यहां रहे चाहे यहां रहे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो MP या ON डिस्टेंस को क्या कहेंगे, y कोऑर्डिनेट। एंड OM एंड MP that is x and y taken together are called coordinate of a point. Called coordinate of point P. इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब समझ गए कोऑर्डिनेट क्या है। जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उस पॉइंट से x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जहां पे वो कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर मिल रहे हैं वहां से ओरिजिन की डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस x एक्सिस के अलांग देखते हैं, सेकंड नंबर पे y एक्सिस के अलांग, और उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख देंगे। इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। जिस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालनी है वही होगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2, इसका डिस्कशन हम लोगों ने किया था क्लास 10th में। वो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको ज्योमेट्रिकली भी समझा जा सकता है। अगर यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ कोई पॉइंट Q है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ कि ये डिस्टेंस x1 है और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x2 है। ये डिस्टेंस y1 है और ये पूरी डिस्टेंस y2 है। अगर ये y1 तो ये भी y1 होगा। अगर ये डिस्टेंस x2 तो ये भी पूरी डिस्टेंस क्या होगी, x2। तो ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, x2 माइनस x1, और ये रह जाएगी y2 माइनस y1। अब हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस चाहिए जो एक हाइपोटेनस है राइट ट्रायंगल का, जिस जो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना है, x2 माइनस x1, और ये है y2 माइनस y1। कैसे निकाला जा सकता है, ये है हमारा डिस्टेंस पार्टीशन। इसमें आपस में इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, y2 माइनस y1 लिखिए या y1 माइनस y2 लिखिए, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर वही होता है जो b माइनस a का होल स्क्वायर होता है।
उसके बाद है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन मीन्स क्या होता है? पार्ट। जब किसी एक बड़े टुकड़े को, बड़ी चीज को बीच से काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो उसके सेक्शन हो जाते हैं, यानी वहां से दो जोड़ बन जाता है, उसी को कहते हैं सेक्शन। जैसे सेक्शन पाइप देखा है, जहां पे पाइप जोड़ते हैं वो सेक्शन पाइप होता है। तो यहाँ पे एक लाइन होगी, उसके बीच में कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो उसके लाइन के सेक्शन हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे। तो जब भी किसी लाइन के बीच में कोई पॉइंट लेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, उनमें कोई रेशियो होगा, दो नंबर के बीच में कोई ना कोई रेशियो होता है। अगर ये रेशियो M1:M2 है और इंटरनली इन दोनों पॉइंट के ठीक बीच में हम उस पॉइंट को रख के ही इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। और इसके लिए फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो मिडिल में है, x = M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2 एंड y = M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। सिमिलरली फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, अगर मान लीजिए बीच में कोई पॉइंट है, इससे बाहर कोई पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया M, और यहाँ से दोनों की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से भी डिवाइड हो रहा है। जैसे इन दोनों पॉइंट से यहाँ पहुंचने के लिए अगर दो रास्ते हैं तो दोनों रास्ते डिवाइडेड है ना, सेक्शन है दोनों। अब इसको एक्सटर्नल बाहर से डिवाइड किया गया है तो इसको एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। और इसके लिए फार्मूला M1x2 - M2x1 अपॉन M1 - M2 या M2 - M1, ये होता है सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। इंटरनल के लिए प्लस में होता है, एक्सटर्नल के लिए माइनस में होता है। उसके बाद जानना है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस आर। सेंट्रॉइड एक्चुअली होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। तीनों मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही सेंट्रॉइड होता है। किसी भी ट्रायंगुलर शेप को अगर उसके सेंट्रॉइड से उठाओगे तो वो उड़ जाएगा, आसानी से उसे उंगली पे भी रख सकते हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसका वहीं पे होता है। तो सेंट्रॉइड निकालने का एक सिंपल फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3, x = and y = y1 + y2 + y3 अपॉन 3। इसी तरह से इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को हम इन सेंटर बोलते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर ये और इस एंगल का ये, तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तीसरा भी वहीं पे आके इंटरसेक्ट करेगा, तीनों कॉन्सिडेंट होते हैं और इसी पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये भी क्लास 10th का ही टॉपिक है, जब रिवाइज कर रहे हैं तो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जनरली हम लोग ज्योमेट्रिकल कंडीशन में फाइंड आउट करते आए हैं क्लास 9th में और 10th में भी किया, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें अलजेब्रा से भी ट्रायंगल की एरिया निकालना सिखाया गया। इफ a x1 y1 z x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are vertices of a triangle, then area of triangle is equal to 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? एरिया ऑफ ट्रायंगल को। और इसको कैसे निकाला गया था ज्योमेट्रिकली आपको क्लास 10th में समझाया गया था। जैसे कोई ट्रायंगल है और इसकी एरिया निकालनी है तो सबसे पहले हमने क्या किया होगा? इसको ट्रेपेजियम में डिवाइड किया, दो ट्रेपेजियम में। इस ट्रेपेजियम की एरिया हमने निकाला। कैसे निकलती है ट्रेपेजियम की एरिया? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये डिस्टेंस तो आसानी से निकल जाएगा कोऑर्डिनेट से, एंड डिस्टेंस बिटवीन दे, इसको भी निकाल लेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, प्लस इसकी एरिया हमने निकाल लिया, प्लस फिर इस ट्रेपेजियम की एरिया उसी फार्मूला से हमने निकाला। तो हमें जो निकालना था वो तो नहीं निकला, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी निकल गया। अब उसमें से ये नीचे वाले ट्रेपेजियम की एरिया को माइनस कर देते हैं तो बच जाता है सिर्फ ट्रायंगल की एरिया।
तो ये ज्योमेट्रिकली वहाँ आपको बताया गया होगा, वहीं इसका यूज भी है, ये आपके सिलेबस में मतलब क्लास 11th में आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस मीन्स क्या होता है? पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट। किसी भी मूविंग पॉइंट का जो रास्ता होता है, कोई मूविंग पॉइंट है, किसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन में वो चलता जा रहा है, तो जो रास्ता बनाएगा वो क्या होगा? लोकस कहलाएगा। लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट का डेफिनेशन चाहो तो लिख लो। द लोकस ऑफ ए पॉइंट in a plane, the locus of a point in a plane is the curve or the path traced out by the locus of a point in a plane is the curve or the path traced out by the point moving under a given geometrical condition. Traced out by the point moving under given geometrical conditions. अब हम लोग चलेंगे अपने सिलेबस पर कि हमें क्या पढ़ना है। तो अपने सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन से पहले हमें इंक्लिनेशन जानना होगा कि इंक्लिनेशन क्या होता है और इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या है। इंक्लिनेशन मीन्स जनरली होता है झुकाव। तो कोई भी लाइन है उसका कहीं झुकाव है तो उसको हम कहेंगे इंक्लिनेशन। अब किसके साथ झुकाव है, किस डायरेक्शन में है, ये हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो पहले इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन जान लेते हैं क्या है। द एंगल विच ए स्ट्रेट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज टू द पार्ट ऑफ लाइन above the x-axis is called inclination or angle of inclination of a line. It is usually denoted by theta and theta lies between 0 and 180 degree. पहले फिगर से इसको समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी हम लोगों ने समझा, तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें सपोज करिए कि ये कोई लाइन है, हमें इसका इंक्लिनेशन पता करना है। तो ये झुकाव, तो झुकी हुई लाइन है, तो झुकी हुई तो इधर से भी देखें तो झुकी हुई है और इधर से भी झुकी हुई है। तो किधर का झुकाव देखना है हमें, किधर का इंक्लिनेशन चाहिए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इसका इंक्लिनेशन टू द पार्ट ऑफ लाइन अबव द एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, पॉजिटिव एक्स यही है ना, इधर नेगेटिव एक्स है। तो इसके साथ और किधर, जो पार्ट इसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसके डायरेक्शन में, मींस एक एंगल बनाएंगे और एंगल इधर से भी नाप सकते हैं, इधर से भी, लेकिन हमें मेजर किधर से करना है? इधर से करना है, क्योंकि घड़ी किधर चलती है? इस डायरेक्शन में चलती है, क्लॉकवाइज। हमें एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, ये एंगल होगा, इसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जनरली इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एंगल है, कोई लाइन है इस तरह की, इसका इंक्लिनेशन निकालना है, तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन ध्यान में नहीं रखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं है, क्योंकि इधर से अगर एंगल बना रहे हैं तो पहली बात तो ये पॉजिटिव एक्सिस नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो इधर से इसको मेजर करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, जबकि हमें क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका यहां से एंगल मेजर करेंगे। ये जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। समझ में आया इंक्लिनेशन क्या है? उसके बाद अब हमको जानना है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड ऑब्लिक लाइन। ये तीन तरह की लाइंस होती हैं। पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में ये जान लेते हैं, द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो या एक्स एक्सिस खुद, तो उसका इंक्लिनेशन क्या होता है? 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0 डिग्री का। तो वो इंक्लिनेशन हमेशा क्या होगा? 0। एंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ये कहा जाए कि एक लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए इंक्लिनेशन हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब देखो
जिसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री हो उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अ लाइन whose inclination is 0 degree or a line which is parallel to x axis is called horizontal line। कोई भी ऐसी लाइन जो x axis के पैरेलल हो उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। वर्टिकल लाइन, a line which is parallel to y axis or a line whose inclination angle is 90 degree is called वर्टिकल एंगल, वर्टिकल लाइन। जैसे इस तरह की लाइन कोई भी होगी वो वर्टिकल लाइन होगी। ऑब्लिक लाइन, अ लाइन व्हिच इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल इज कॉल्ड ऑब्लिक लाइन। जैसे जिसको ट्रांसवर्सल आप बोलते थे, तो ये ट्रांसवर्सल लेकिन नहीं बोल सकते इसको क्योंकि ट्रांसवर्सल वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ऑब्लिक लाइन, जो ना तो 0 डिग्री में हो ना 90 डिग्री में हो, जिसका इंक्लिनेशन उसके बीच में हो, वो क्या होगा? ऑब्लिक लाइन। तो ये तीनों समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम लोग स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमें जानना क्या है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन और ग्रेडियंट। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी कहा जाता है। इफ थीटा इज इंक्लिनेशन थीटा, लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है, नॉट इक्वल टू 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी बताएंगे क्यों नहीं होना चाहिए। इस इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन देन, अब देखो इंक्लिनेशन हम लोग जान चुके हैं। इंक्लिनेशन क्या है? किसी भी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ झुकाव है उसका, ठीक है। इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन देन tan थीटा, अगर थीटा इंक्लिनेशन एंगल है तो tan थीटा को क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ लाइन और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। tan थीटा, अगर इंक्लिनेशन एंगल पता है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। tan थीटा इज कॉल्ड gradient or slope of line. The slope of line is usually denoted by m. इसको usually हम किससे डिनोट करते हैं? m। अब इसके बारे में 2-3 फैक्ट जान लेते हैं। पहला फैक्ट तो ये कि since tan theta is not defined for theta equal to 90 degree, tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जैसी कोई नंबर होती नहीं है, ये भ्रम है सिर्फ हमारा। जहां हम नहीं पहुंच पाते उसको इनफाइनाइट कह देते हैं। इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं है, कोई आज तक इनफाइनाइट पे पहुंचा नहीं। तो tan थीटा 90 डिग्री के लिए नॉट, किसी बुक में आपने ये भी देखा होगा tan 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड लिखा रहता है, या तो इनफाइनाइट का साइन बना रहेगा, नहीं तो नॉट डिफाइंड। तो इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं है, तो 90 डिग्री के लिए ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू 90 लिखा है। तो अब अगर 90 डिग्री के लिए डिफाइंड नहीं है तो क्या क्या होगा? एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस इट्स स्लोप इज नॉट डिफाइंड। कोई भी ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। And slope of y axis is also not defined. y axis का भी slope defined नहीं होगा क्योंकि y axis भी x के साथ कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब उससे एक और कंक्लूजन निकलता है, एनी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं ना y axis के पैरेलल, एनी वर्टिकल लाइन हैज नो स्लोप या स्लोप इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर लेते हैं। अगर थीटा 0 होगा तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0। m इज इक्वल टू tan थीटा। ये अभी हम लोगों ने डेफिनेशन से देख लिया, इस tan थीटा को ही m कहेंगे। तो अगर थीटा 0 हो तो m की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो 0 किसके किसके लिए होता है? एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस हैज इट्स स्लोप 0। उसका स्लोप कितना होगा? 0 होगा। द स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0। x एक्सिस का भी स्लोप क्या होगा? 0 होगा। एंड स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप भी क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद अब हमें पढ़ना है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है उसका स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? tan थीटा। तो पहले हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया PQ, जिनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। इसका स्लोप निकालना चाहते हैं तो P में यहाँ x1 लिखा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x1। यहाँ x2 लिखा है, इसका मतलब ओरिजिन से यहाँ x2 ये डिस्टेंस है। यहाँ y1 लिखा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है? y1। अगर ये y1 है तो ये भी कितना होगा? y1। यहाँ y2 लिखा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है? y2। अब देखो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? पूरे में से इधर वाले को माइनस कर दो तो कितना आएगा? x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस
y1। हमें tan थीटा निकालना है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है सब पैरेलल होती है। दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये इक्वल होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, इसी को हम इंक्लिनेशन एंगल कह रहे हैं, तो ये भी इंक्लिनेशन एंगल होगा। और इसी का टेंजेंट निकालना है हमको, तो tan थीटा कितना होगा उसका? tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर डायरेक्ट एंगल दिया है तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देंगे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर गिवन है तो 2 पॉइंट्स गिवन है तो ये फार्मूला हम अप्लाई करके निकाल सकते हैं ग्रेडियंट। अब देखिए एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस हमें निकालना है। अभी तक हम स्लोप सिर्फ पढ़े, उसी का हेल्प लेके हमें निकालना है। दो स्ट्रेट लाइन को हमने रिप्रेजेंट किया है, एक L1 है एक L2 है। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ एंगल इनके बीच में क्या बन रहा है? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। वर्टिकली अपोजिट है। अब हमने यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 क्यों लिया? क्योंकि अल्फा 1 से ही हम स्लोप निकाल पाएंगे। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है दोनों लाइन, उसी का हेल्प लेके इनके बीच का एंगल निकालना है। तो अगर इसको अल्फा 1 इसको अल्फा 2 रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं तो अल्फा 1 अल्फा 2 और थीटा में क्या रिलेशन है? ये एक्सटीरियर एंगल है, और किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल अल्फा 2 है वो दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के साथ इक्वल होगा, यानी अल्फा 1 प्लस थीटा के इक्वल होगा। तो थीटा किसके इक्वल होगा? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 के। तो tan थीटा किसके इक्वल होगा? tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 के। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? इसका एक्सपेंड करो, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 2 tan अल्फा 1, ये होगा ना। tan थीटा इक्वल टू इसको बोलेंगे m2, सेकंड लाइन का स्लोप है, सेकंड लाइन का स्लोप है, माइनस इसको m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये थीटा ही तो निकालना था। थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू। एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करना है आज से। इससे रिलेटेड फार्मूला सब कल हम लोगों ने देखा था, और इसका बेसिक पार्ट भी देखा था हम लोगों ने, उसको भी समझा था। आज क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ड्रा क्वाड्रिलेटरल in the Cartesian plane whose vertices are -4 5, whose vertices are -4 5 0 7 5 minus 5 and -4 -2। इनका कुछ नेमिंग कर लेते हैं ABCD। पॉइंट्स है तो कुछ ना कुछ नाम होगा इनका ABCD। पहले क्या करना है? कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रा करना है और फिर इसकी एरिया फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो पहले लोकेशन देखते हैं। -4 5 कहां पे होगा? एक्स एक्सिस पे -4 1 2 3 4 लेफ्ट साइड में यहां पे होगा, और इसके ठीक सामने +5 ऊपर होगा। 1 2 3 4 5 यहां होगा -4 5। ये पॉइंट ए है। 1 2 3 4 5 ये ज्यादा ये है ना, यहाँ पे -4 5। सेकेंड पॉइंट है B 0 7। 0 7 कहाँ होगा? 1 2 3 4 5 6 7 एक y एक्सिस पे होगा। B 0 7 हो गया। इन दोनों को पहले ज्वाइन कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट C कहाँ है? 5 -5 एक्स एक्सिस पे +5 ये है, और y एक्सिस पे -5 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा 5 -5 पॉइंट C है। अब इससे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। और फोर्थ पॉइंट है -4 -2 -4 ये है, और इसके सामने -2 यहाँ पे है। D -4 -2 इसको C से ज्वाइन करो पहले, फिर A से ज्वाइन करो,
अब इसकी एरिया निकालनी है। तो एरिया का फार्मूला क्लास 10 में आप पढ़ के आए हो। कोई भी एक डायगोनल इसका ड्रॉ कर लो, कोई भी एक डायगोनल, एसी या बीडी, कोई भी। चलो बीडी ड्रॉ कर लेते हैं। अब एरिया क्या होगा इसका? एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। इन दोनों की एरिया का सम होगा। आगे कर लोगे ना? जानते यही करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find its vertices. एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, जिसकी साइड लेंथ कितनी है 2a और इसका मिड पॉइंट है ओरिजिन। तो पहले हम उसको बना लेते हैं BC। अब 2a डिस्टेंस है, पूरी लेंथ है, तो a लेंथ होगी दोनों साइड, ओरिजिन से ऊपर a और ओरिजिन से नीचे a, और ट्रायंगल ऐसा बनेगा। इसकी लेंथ टोटल कितनी है 2a, ये लेंथ भी कितनी है 2a। अब जो वर्टिसेस हैं उनका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो पहले तो देखो b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉमन सेंस अपना यूज करिए। y एक्सिस पे है और ओरिजिन से a यूनिट ऊपर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ b इज 0a, क्या होगा 0a, और c का कोऑर्डिनेट 0 माइनस a। अब ये निकालना है कि x एक्सिस पे ये जो पॉइंट आ रहा है वो कितना होगा। तो इसके लिए हमें इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। यहाँ एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिसेस हैं तो वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये साइड 2a है, ये साइड a है, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसकी लेंथ OA की। OA इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होगा ना। हाइपोटेनस है 2a और परपेंडिकुलर है a, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो √3a हो जाएगा। OA की लेंथ कितनी है √3a, और x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ a is √3a 0, √3a 0। बस यही करना था आपको। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन px1 y1 qx2 y2। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि p का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। फर्स्ट केस में कह रहा है pq इज पैरेलल टू y एक्सिस, pq y एक्सिस के पैरेलल है। तो एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं यहाँ पे और एक लाइन बनाते हैं। ये मान लीजिए है p कितना है x1 y1 और q कितना है x2 y2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। तो p और q के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अब देखो यहाँ x1 y1 लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस y1, यही ना। यहाँ x2 y2 लिखने का मतलब कि ये डिस्टेंस कितना है x2 और ये पूरा डिस्टेंस कितना है y2, ये पूरा y2 यहाँ तक y1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा y2 माइनस y1। PQ इज इक्वल टू y2 माइनस y1। सेकेंड केस में क्या कह रहे हैं, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब कह रहा है कि अगर PQ x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x1 y1 लिखने का मतलब कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ x1, यही होगा। यहाँ कोऑर्डिनेट x2 y2 लिखने का मतलब क्या होगा, ये डिस्टेंस पूरा कितना होगा x2। हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये बीच वाला डिस्टेंस। कैसे निकलेगा, इस पूरे में से कितने को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मींस x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। When PQ is parallel to x axis, then PQ is equal to x2 minus x1। हो गया सर।
फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन भी है ना जी। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7 6 एंड 3 4। पहले फोर्थ नंबर देख लीजिए। सपोज कर लेंगे लेट दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। यहां पे देखिए जब तक आप कंसेप्ट पूरा नहीं समझे रहोगे सपोज भी सही से नहीं कर पाओगे। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट सपोज करना है तो क्या सपोज करेंगे दिव्यम? एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है तो किस टाइप से सपोज करेंगे? एक्स एक्सिस के बारे में क्या जानकारी है हमें कि y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो सपोज करेंगे दैट पॉइंट इज a0 व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7 6 एंड 3 4। 7 6 एंड 3 4 कह रहा है ये P पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे ये A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्विडिस्टेंट मींस इक्वल डिस्टेंस पे है। दैट मींस PA इज इक्वल टू क्या है? PB है। तो PA स्क्वायर भी PB स्क्वायर के इक्वल होगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए कि स्क्वायर रूट ना आए। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि एक ही अननोन है इसमें, कौन? A। और एक ही इक्वेशन बन रहा है तो वन वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। आसानी से निकाल सकते हो। क्या लिखोगे? पहले a-7 का होल स्क्वायर प्लस 0-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू a-3 का होल स्क्वायर प्लस 0-4 का होल स्क्वायर। ये होगा a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49 प्लस 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 प्लस 16। a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। 14a को उधर ले जाएंगे, इधर क्या बन गया? 49 प्लस 36 कितना होगा? 85। और इधर से माइनस 25 आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर जाएगा 14a माइनस 6a। 8a इज इक्वल टू 60। देन a इज इक्वल टू 60 अपॉन 8 15 अपॉन 2। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15 अपॉन 2। हेंस दैट पॉइंट इज 15 अपॉन 2 कामा 0 या 7.50। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड B। कह रहा है उस लाइन सेगमेंट का स्लोप चाहिए जो दो पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट 0 0 ओरिजिन का क्या कोऑर्डिनेट होता है? 0 0 और दूसरा इन दोनों का मिड पॉइंट। तो एक पॉइंट तो क्लियरली हमको पता है पहले से, दूसरा पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स क्या होता है फार्मूला? x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो पहले हम लोग मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। मिड पॉइंट xy इक्वल टू 0 प्लस 8 अपॉन 2। 0 प्लस 8 अपॉन 2 हो गया और ये माइनस 4 प्लस 0 अपॉन 2। 8 अपॉन 2 होगा 4 और माइनस 4 अपॉन 2 होगा माइनस 2। दूसरा पॉइंट भी मिल गया। हेंस स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग किसको किसको ज्वाइन कर रहा है? 0 0 एंड 4 माइनस 2, यही तो मिड पॉइंट है। इज m इक्वल टू क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का यही फार्मूला है ना। तो ये हो गया 4 माइनस 0, नहीं y2 है ना पहले, माइनस 2 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0 माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी को ये दिखाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। क्लास 10th में जब हम लोग थे तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे। ए बी पहले निकालते थे, बी सी निकालते थे और ए सी निकालते थे। दो जो छोटे आते थे उनके स्क्वायर का सम करते थे और चेक करते थे क्या तीसरे के स्क्वायर के इक्वल है। अगर होता था तो हम कहते थे ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। लेकिन उसका यूज नहीं करना है। तो उसका यूज नहीं करना है तो स्लोप का यूज करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस का यूज करेंगे। अगर राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे तो किसी दो साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी
AB का स्लोप कितना होगा y2 माइनस y1 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4 कितना आया माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 1 आया। फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ BC, ये होगा माइनस 1 माइनस 5 अपॉन माइनस 1 माइनस 3 माइनस 6 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू आया 2 अपॉन 3 अपॉन 2। फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ AC, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 ये भी आया 1। ये है हमारा M1, ये है M2, ये है M3। तो एंगल बिटवीन AB एंड BC, पहले ये चेक कर लेते हैं कि AB BC शायद परपेंडिकुलर हो, उनके बीच का एंगल अगर 90 आ गया तो भी राइट एंगल होगा। तो क्या होता है फार्मूला tan थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1, M1 माइनस M2, M2 माइनस M1, तो 3/2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3/2 इंटू माइनस 1, ये आएगा 3 प्लस 2/2 अपॉन 2 माइनस 3/2, 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 5 माइनस 5 कितना आया माइनस 5। ये 90 डिग्री का वैल्यू है नहीं, 90 डिग्री का वैल्यू का मतलब कि कितना आना चाहिए 1/0 आना चाहिए। थीटा की tan थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1/0, इनफाइनाइट है, अनडिफाइंड है। अब एंगल बिटवीन BC एंड AC और BC के बीच का निकाल लेते हैं एंगल, तो क्या होगा M3 माइनस M2, तो 1 माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 3/2, ये कितना है माइनस 1/2 अपॉन 5/2, ये भी नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट के इक्वल नहीं आ रहा है। तीसरा एंगल बिटवीन AB एंड AC, AB और AC के बीच का निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा M2 मींस 1 प्लस 1 M3 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M3 M1, तो M3 M1 होगा 1 इंटू माइनस 1, 2 अपॉन 0 आ गया 1 माइनस 1, 2 अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। यहाँ tan थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट आ रहा है, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस दीज आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में किसी दो साइड के बीच का एंगल 90 हो जाएगा तो क्या होगा वो राइट ट्रायंगल होगा। तो राइट ट्रायंगल हमने प्रूव कर लिया बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। यहां देखिए सिर्फ एंगल देख के बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लिखना है, क्योंकि वो कौन सा एंगल है किस डायरेक्शन में बन रहा है ये भी पढ़ना है। वो लिखा है कि वो एंगल कहां से बन रहा है y एक्सिस से बन रहा है, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ दो एंगल बन सकता है, एक इधर बन सकता है एक इधर। तो इधर जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और जो इधर बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज। तो उसमें लिखा है कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल 30 डिग्री का। ये 30 है और ये 90 होता है, हमें पता है। yes, तो एग्जैक्ट थीटा इक्वल टू हो कितना जाएगा 90 प्लस थीटा, यही होगा ना। इसका स्लोप निकालना है तो लिखेंगे m इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस cot थीटा, और cot 30 की वैल्यू क्या होती है माइनस, ये हो जाएगा √3। तो ये हो गया स्लोप, ठीक है। स्लोप ऑफ दैट लाइन इज माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव करना है आपको कि A B C 3 पॉइंट्स गिवन है, A x -1 B 2 1 C 4 5 और कोलिनियर। कोलिनियरिटी प्रूव करनी है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करना है। हम लोग क्लास 10th में भी कोलिनियरिटी प्रूव करते थे, तो क्या करते थे 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है A B C तो AB और BC का सम क्या आएगा AC के इक्वल आएगा। यहाँ पे उसका यूज नहीं करना है, तो दूसरा हम क्या तरीका अपनाएंगे AB और BC दोनों का स्लोप एक ही आएगा अगर एक ही लाइन में है। तो AB का स्लोप जितना आएगा उतना ही BC का आएगा, तो दोनों का स्लोप निकाल के चेक कर लेते हैं, अगर इक्वल आएगा तो कोलिनियर है। स्लोप ऑफ AB क्या होगा 1 + 1 y2 - y1 अपॉन x2 माइनस ये x गिवन है क्या
ये x है, ठीक है, 2 माइनस एक्स, ये हो गया 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। ये गिवन है शायद कि कोलिनियर है, गिवन है ना? और इसमें देखिए 4 माइनस 5 माइनस 1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कितना हुआ 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। सिंस a b c are collinear, then slope of AB is equal to slope of BC। तो ये हो गया कितना 2 अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, 2x इक्वल टू 4 माइनस 2, x इक्वल टू 1, x की वैल्यू निकालें। क्वेश्चन नंबर 10 है, find the angle between x axis and line joining 3 1 3 minus 1 and 4 5 4 minus 2 है। x एक्सिस का इस लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इन पॉइंट्स को, उनके बीच का एंगल निकालना है। तो उनके बीच का जो एंगल होता है वही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, और हम स्लोप निकालते हैं तो tan इंक्लिनेशन एंगल लिखते हैं। तो पहले वही निकाल लेते हैं हम। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस y1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू कितना आया माइनस 1। tan थीटा इक्वल टू माइनस 1, बट हमें tan थीटा नहीं थीटा निकालना है। तो कंपेयर करिए tan के कितने डिग्री की वैल्यू माइनस 1 होती है, tan 180 माइनस 45 की वैल्यू माइनस 1 होती है, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो tan थीटा इक्वल टू हो गया tan कितना होगा 135 थीटा इक्वल टू 135 डिग्री और थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4, यही होगा ना? 3 पाई बाई 4, यही निकालना था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, the slope of a line is double the slope of another line if the tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of lines। तो पहले सपोज कर लेते हैं, let slope of a line is m, then slope of another line is 2m, either 2m or m/2। कह रहा है slope of one line m/2 लिखा है। slope of a line is double the slope of another line, यही लिखा है ना? तो अगर ये m है तो ये m/2 होगा, तभी तो इसका डबल ये है। या इसको 2m सपोज करो तो ये m होगा। tan थीटा भी गिवन है कि tan थीटा इक्वल टू 1/3, मींस उनके बीच का जो एंगल है दोनों लाइन के बीच का, उसका टेंजेंट 1/3 के इक्वल है। tan थीटा का फार्मूला आपको पता होगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू कितना गिवन है 1/3। m2 की वैल्यू कितनी है m/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m/2 into m is equal to 1/3 minus m/2 upon 2 plus m square is equal to 1/3। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको निकालना है 2 plus m square equal to minus 3/2m minus 3 equal to minus 3/2m। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया m square 2m square प्लस इसको इधर ले आओ तो प्लस 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिएगा m की वैल्यू निकलेगी, ठीक है? फर्स्ट का स्लोप निकालना तो यहां रखेंगे, सेकंड का स्लोप निकालना यहां रखेंगे, निकाल लोगे? अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 12, लाइन passes through x1 y1 and hk if the slope of line is m। कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन है उसका स्लोप है m। तो प्रूव करना है k माइनस y1 इज इक्वल टू mh माइनस x1। तो स्लोप और इन पॉइंट्स में क्या रिलेशन होगा y2 माइनस y1, यही ना, k माइनस y अपॉन h माइनस x। तो m इंटू h माइनस x इक्वल टू क्या होगा k माइनस y, यही प्रूव करना था क्या? m इंटू h माइनस, हाँ सही है, x1 है यहाँ और यहाँ y
बस हो गया प्रूफ, एक लाइन। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 3 points H0, AB and 0K lie on a line so that A upon H plus B upon K equal to 1. ये गिवन है कि H0, AB, 0K एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे कि 3 points A, B, C, तो स्लोप AB का और BC का इक्वल आएगा। ये कंडीशन बस रखना है। तो लिखेंगे H B minus 0, B minus 0 upon A minus H equal to K minus B अपॉन 0 माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आएगा, इधर से करते ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस बी एच इज इक्वल टू, इधर क्या होगा माइनस ए बी कैंसिल हो गया, ए के प्लस बी एच इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसपोज कर दो तो एच के से डिवाइड कर दो दोनों, तो ए के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के इज इक्वल टू एच के अपॉन एच के। यहां क्या बचेगा, के कैंसिल होगा, ए अपॉन एच, यहां बचेगा बी अपॉन के और यहां बचेगा 1। यही प्रूव कर देना है। प्रूफ बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन AB and using it find what will be the population in 2010। पहले AB का पॉपुलेशन निकाल लेते हैं, AB का स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा, y2 minus y1 means 97 minus 92 upon 1995 minus 1985, ये कितना है 5 upon 10 equal to 1 upon 2। ठीक है। अब 2010 में निकालना है तो इसके आगे ग्राफ से ही पढ़ देना उसको, या स्लोप से फिर निकाल सकते हो। वही स्लोप जैसे सपोज कर लो यहाँ 2010 में चाहिए ना हमें, तो ये 2010 और यहाँ पे y सपोज कर लो, तो ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट A B C, तो फिर रखेंगे y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995 इज इक्वल टू 1/2। इसका भी स्लोप कितना आना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा y की वैल्यू, y माइनस 97 इक्वल टू, ये कितना डिफरेंस आ रहा है 15 ना, 15/2, देन y इज इक्वल टू 15/2 प्लस 97। इसको सॉल्व करिएगा, जो आएगा उतना पॉपुलेशन होगा। और इस तरह से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हुआ।